गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटे। आइए बेटे, अब हम बात करते हैं मैला आंचल पे। सर आपकी वीडियो फ्लैश नहीं हो रही है। वीडियो नहीं फ्लैश हो रही? अच्छा, अब हुई? जी सर। ये सर अब शो हो रही है, हो रही है सर। वीडियो के बगैर अच्छा नहीं लगता ना? जी सर। आइए बच्चों, बात करते हैं अब मैला आंचल पे। पिछली बार क्लास नहीं हो पाई थी, उसमें आपका एक विषय जो मैला आंचल की शिल्प योजना या उसकी अभिव्यक्ति कला या उसकी भाषा पर हमें विचार करना था, जो नहीं हो पाया और शेड्यूल किया गया है व्याख्या। पहले मैं थोड़ी देर व्याख्या पर ही बात कर लेता हूं, क्योंकि शेड्यूल में जो है यही है। फिर उसके बाद टाइम बचा करके आपके उस बात पर मैं जो रह गया है उस पर बात करूंगा। तो व्याख्या मैंने पहले भी आपको कहा है कि भाई व्याख्या करते समय आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, और उसमें जो मैंने कहा था कि सबसे पहली बात है कि ये किस पुस्तक से लिया गया है। अब पुस्तक बदल गई है, अब आपकी मैला आंचल है। किसने उसकी रचना की है, क्या उसका जो है प्रसंग है, क्या उसका संदर्भ है, इसको आपको जो है बताना चाहिए, तो वो बात जो है पूरी हो जाएगी। जो मैला आंचल है वो रेणु जी की जिंदगी की सबसे उत्कृष्ट कृति है। इसके बाद रेणु जी खुद भी ऐसी दूसरी रचना नहीं लिख पाए, खूब कोशिश करने के बाद भी। और भी उनकी कई किताबें हैं, पर इस तरह की रचना उनकी नहीं आई। इसीलिए बहुत से आलोचक यही कहते हैं कि लगता है कि मैला आंचल लिखने के बाद रेणु जी की प्रतिभा चुक गई, समाप्त हो गई, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां इसमें हैं जो हैं वो वहां पर हमें देखने को नहीं मिलती। मैला आंचल में उन्होंने अपने इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास दिया, नाम दिया, और मैला आंचल में उन्होंने मेरीगंज गांव की जो तस्वीर खींची है, वहां के यथार्थ को जो उभारा है, उसी का जो है बहुत श्रेय जाता है उनको कि एक आंचलिक उपन्यासकार ने अपने अंचल की ऐसी सुंदर तस्वीर खींची जो वहां का जीता जागता दस्तावेज है, यथार्थ का दस्तावेज है। जैसा वहां का यथार्थ है वैसा उन्होंने अपने उस पर कर दिया। रेणु जी ने परिवर्तन किया थोड़ा सा। वो जो है चाहते थे कि भाई एक उपन्यास लिखूं, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि ये उपन्यास जो है मैला आंचल कहलाएगा। अभी आगे जब बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मैला आंचल लिखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो एक खांचा ही बन गया आंचलिक उपन्यास लिखने का। मैं खुद नहीं जानता था कि जिस तरह के शब्दों का, उनका भाषा का मैं प्रयोग करूंगा उसे लोग स्वीकार कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, इस पर उनको स्वयं भी शंका थी। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे उसको लोग जो है स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए वो खुद भी जो है बहुत शंकाग्रस्त थे। पर बात वही है कि कभी कभी एक ही रचना व्यक्ति को अमर कर देती है। रेणु जी की इस रचना ने उनको अमर कर दिया। उन्होंने गांव के हर पहलू को उभारा।
जो भी उनके सामने आया उसी को उन्होंने जो है चित्रित कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे रचनाकार ने एक जो है स्वचालित कैमरा लगा रखा है और जो भी कैमरे के आगे से जाएगा उसकी तस्वीर उसमें आएगी ही आएगी, और वही यथार्थ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई उस यथार्थ का जो चित्र खींचा है वो बहुत जो है ऐसा है जो जीता जागता है। अब रही बात कि आपको लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो भी मैं थोड़ा सा बोलता हूं, आप देखिए कितना उसमें से स्मरण कर पाते हैं। प्रस्तुत अवतरण मेला आंचल उपन्यास से लिया गया है। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। रेणु जी आधुनिक काल के जाने माने जो है कथाकार हैं। उन्होंने कथा के क्षेत्र में, एक कथाकार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा जो है प्रदर्शित की है, और मेला आंचल उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, जिसमें उन्होंने मेरीगंज के, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की एक जो तस्वीर है उसे हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। ऐसे करके फिर जो विषय चल रहा होगा उससे कनेक्ट करेंगे। आइए विषय पर बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत चेंज होगा जो मैंने पिछली बार बोला था। मैंने पिछली बार बोला था कि प्रस्तुत अवतरण की भाषा खड़ी बोली भाषा है, जो वहां पर बोला, सॉरी, जो जब आपको पढ़ा रहा था मैं जायसी, तो मैंने कहा था इनकी भाषा जो है वो अवधी है। अब मेला आंचल की भाषा जो है वो खड़ी बोली भाषा है, जो कि आंचलिकता का पुट लिए हुए है। प्रस्तुत अवतरण की भाषा खड़ी बोली भाषा है जो कि आंचलिकता का पुट लिए हुए है। यानी भाषा तो खड़ी बोली है जो और उपन्यासों की है, लेकिन उसमें जो प्रभाव है वो आंचलिकता का बहुत ज्यादा है। दूसरी बात आप फिर यही कह सकते हैं जो वहां पर मैंने बोला था कि इस उपन्यास में तत्सम और तद्भव शब्दों का जो है प्रयोग किया, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसी दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि इसमें इसकी भाषा तद्भव बहुला है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत उन लोगों की भाषा में है जिन्होंने की, जो कि पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जैसे कमला है और डॉक्टर साहब हैं, वो उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है कि ये खड़ी बोली भाषा है। बाकी जो ग्रामीण पात्र हैं उनकी भाषा में वहां की यानी निजी बोली की प्रांतीय भाषा के शब्दों का जो है गुण विद्यमान है, उसकी टोन लगभग उसी तरह की है जो कि वहां की है, और ये रचना में बहुत ज्यादा मिलती है। तभी तो शंका हो रही थी कि लोग स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं उस भाषा को जानता नहीं, फिर हो सकता है एक वर्ग ऐसा उनको शंका थी कि ऐसा हो जो कहे कि भाई मुझे ये जो है स्वीकार नहीं है, तो इसलिए वो खुद शंकाग्रस्त थे। लेकिन उन्होंने इसमें जो है तत्सम बहुला प्रांतीय शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। जहां कहीं भी ग्रामीण पात्र बात करते हैं उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल उसी तरह की है। तो इसकी शब्दों की शब्द प्रयोग की दृष्टि से इसमें जो है तत्सम की तुलना में तद्भव बहुला प्रांतीय भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर रही जो बात थी उसमें कि लेखक ने इसमें वाकायदा चित्र खींचे, चित्र योजना शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन किया है कि उसका चित्र जो है आंखों के सामने जो है उपस्थित हो जाता है। ये एक उसकी बहुत खास बात है कि कोई भी रचनाकार जब कोई किसी चीज का वर्णन करता है तो उसका ऐसा चित्र सा जो है सामने खड़ा कर देता है, जैसे कि आप वहां के प्राकृतिक परिवेश को जो हम बात कर रहे थे वो उसका उदाहरण है। बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल, ताड़े बनने के बाद एक बड़ा मैदान, चित्र बन रहा है। ये तो ऐसे जा रहे हैं, ये पेड़ खड़े हैं, ये ताड़े खजूर और ताड़ के पेड़ हैं, फिर बड़ा मैदान है, लाखों एकड़ बंध्या जमीन, बंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें धूप भी नहीं होती,
रेत ही रेत है, घास भी नहीं उग रही है, चित्र खड़ा कर रहा है, ये उसकी खास बात होती है। कोई भी आदमी, महादेवी वर्मा इसीलिए तो बहुत जो है सबको जो है प्रभावित करती है कि वो अपने रेखा चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र का मतलब है रेखाओं के माध्यम से चित्र प्रस्तुत कर देना। जिस भी पात्र के बारे में वो कहती हैं, अपने शब्द की रेखाओं के माध्यम से वो जो है एक चित्र सामने खड़ा कर देती हैं। आप अगर चाहें, चित्रकार अगर आप हैं, आप अगर पेंटर हैं, तो उसके आधार पर जो है उस पात्र का चित्र भी उपस्थित कर किया जा सकता है। ये अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, भाषा की ये अच्छी क्वालिटी मानी जाती है कि देखो शब्दकार के पास ये ऐसे शब्दों के प्रयोग करने की ऐसी कला है कि वो एक एक शब्द के माध्यम से किसी का चित्र जो है वो खड़ा कर देता है। यहां भी खड़ा करता है रचनाकार, इसलिए ये भी एक बात हो सकती है। इसके अलावा इसमें अगर आपको और देखना हो तो इसमें जो मैंने कहा था कि इसमें मुहावरों का प्रयोग है। अभी बात करेंगे आगे जब, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुहावरे जो है आ रहे हैं। इसमें मुहावरों का भी प्रयोग है। आपको बताना चाहिए कि लेखक ने इस अवतरण में इस मुहावरे का प्रयोग किया है। फिर इसमें लक्षणा शक्ति भी है। जहां मुहावरा होगा वहां लक्षणा शक्ति ही होती है। पंचों की हवाइयां उड़ गईं। हवाइयां उड़ने का मतलब क्या है? हवाई उड़ने का मतलब ये थोड़ी है कि वो हो गया, यानी वो एकदम जो है वो हो गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए। तो इसलिए जो लक्षणा शक्ति है उसका प्रयोग भी अच्छा माना जाता है। इससे न गद्य में एक जो है थोड़ी तरलता आ जाती है। गद्य अपने आप में एक बड़ा शुष्क विषय है। मुहावरे और लक्षणा शक्ति के प्रयोग से उसमें जो कलात्मकता आ जाती है, उससे जो गद्य की शुष्कता है वो टूट जाती है। उसमें थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं, नमी आ जाती है। अब सब लोग तो लिखना ऐसा जानते नहीं, जैसे रघुवीर सिंह जैसे लोग हैं, उन्होंने, कई लोगों ने बड़ा गद्य भी, निबंध भी लिखा है, तो बड़ा ऐसा लिखा है कि ये जो है, जो कि लगता है कि जैसे कविता है। यह उन्हीं का एक पंक्ति बोल के इसलिए सुना रहा हूं कि आपको लगे कि ऐसा भी गद्य, यह जीवन एक पुलिया है, इस पर से होकर गुजर जा, एक पल भी न ठहर, यहाँ घर बनाने का प्रयत्न कर। अकबर अपनी यौवन श्री और राज्य श्री को पाकर उन्मत्त हो उठा था। ये इस तरह की काव्यात्मकता वाली बात जो गद्य है उसमें जो है कम देखने को मिलती है, और ये उसकी एक क्वालिटी है। यहां भी आपको मिल जाएगी। आपको सूरज जो है संध्या के अंचल में अपने मुंह छिपाए हुए है, और इसलिए जो है वो गोधूली के समय में सूरज जो है इस तरह का इसमें वर्णन किया है। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें जो है भाषा को सशक्त बनाने के लिए जहां मुहावरे हैं वहां लक्षण शक्ति अलग अलग। आप बताइए कहाँ है लक्षण शक्ति, आपको बताना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको समस्त पद मिलते हैं जहां पर कि जुड़े रहते हैं, दो हाइफन लगा रहता है शब्दों में, उनको जो है बताना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं पर जो है आएगा, जब प्रसंग आएगा तो वहां आएगा कि काव्यात्मकता भी मिलेगी, कहीं कहीं अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं, उपमा दे देते हैं, उत्प्रेक्षा दे देते हैं, तो वहां थोड़ी सी जो गद्य है उसमें जो है नमी आ जाती है, उसमें चिकनाहट आ जाती है, उसे सुनने में जो है थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो एक अच्छी बात है, मतलब इसका प्रयोग करना एक अच्छी बात है, और सब लोग इसका प्रयोग कर भी नहीं पाते हैं। वही कर पाएंगे ना जिसमें कि इस तरह की प्रतिभा होगी। तो इसलिए जो है ये माना जाता है। ऐसे आपको छांट करके बहुत सी जो मैं बातें बता रहा हूं, बातें वही हैं जो पहले बोली हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको करना होगा ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो बातें वही हैं, आपको बस इनका जो है प्रयोग इस तरह से जो है करना है।
मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्रसंग लिखेंगे, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इनके विशेष जो है पहले से ही सोच के जाने हैं, क्योंकि भाषा वही रहेगी, शब्द वही रहेंगे, चित्र जरूर होंगे, उनमें मुहावरे भी हो सकते हैं, उसमें लक्षण शक्ति भी हो सकती है, उसमें अलंकार भी हो सकते हैं। भाई ये बातें ही तो ध्यान रखनी है कि क्या इसमें है नहीं है छोड़ दो और दूसरी बात पकड़ो, ये है ठीक है, नहीं है इसको भी छोड़ो। इतनी बातों में से कुछ बातें आपके हाथ जरूर लग जाएंगी, क्योंकि जो गद्य भी लिखा गया है उसमें कहीं ना कहीं जो पोर्शन आएगा ना, वो जो है कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जो कि अपने आप में कोई चित्र भी जरूर उपस्थित करेगा। अगर वो कहीं से ऐसा पोर्शन लाता है तो वो जो है कहीं उपमा का, कहीं उसका जो है प्रयोग कर रहा है। जैसे वो जोशी जी इसमें कहते हैं कि हुजूर लड़की जात है, ये तो जंगल झाड़ की तरह से ऐसे ही जो है बड़ी हो जाती है। उपमा दे रहा है, तुलना या समता कर रहा है। जहां तुलना या समता की जाती है वहीं तो उपमा अलंकार होता है। सी सा समान जहां होगा तो उसका भी प्रयोग जो है अगर कर रहा है तो आपको उसको जो है आप छांट सकते हैं उसमें से कि देखो ये यहाँ पर ये इस बात को कह रहा है। इस तरह से आपको इसको जो है देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं एक उस पर बात कर रहा हूं क्योंकि टाइटल जो है व्याख्या दे रखा है, तो थोड़ा सा उसी पर बात करता हूं, फिर अपनी उस पर आऊंगा जो मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक फ्रेमवर्क में ढला हुआ काम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रसंग, ये विशेष, ये बीच में व्याख्या, यही एक पैटर्न है। आप पहले उसको करके जाइए, नीचे वाले भी तैयार करके जाइए, बीच में उसको फिट कर दीजिए, और गद्य में व्याख्या करते समय बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये क्योंकि मुझे ये नहीं था, अब जैसे इसमें है, इस उपन्यास के विषय में जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें लिखा है, इसमें फूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी है, कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ये जब मैं पढ़ता था तब भी ये मुझे व्याख्या के लिए आई थी। ये इसका एक महत्वपूर्ण पोर्शन है जो मैंने पढ़ा है आप लोगों के सामने। इसमें फूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी है, कीचड़ भी है। यही यथार्थ होता है। जरूरी नहीं है कि जिस चीज का वर्णन कर रहे हैं उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो, उसमें बुरा भी तो हो सकता है ना, उसमें गंदगी भी हो सकती है। तो लेखक इसी पर जो है बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपकी उसका किताब का। तो वो कहता है कि इस उपन्यास में इसमें फूल भी हैं, आपको खुशियां भी देखने को मिलेंगी। गांव के जीवन में लोग किस तरह से अपना आनंदित रूप जो है आनंद में अपना जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये भी आपको इसमें जो है देखने को मिल जाएगी। आप उसको जो है देख सकते हैं। और इसमें जो है वो कह रहे हैं कि धूल भी है। अब धूल तो अच्छी चीज नहीं होती है, अगर अच्छी होती तो फिर आप सफाई क्यों करते हैं। धूल हमेशा जो है अच्छी चीजों पर जब जम जाती है तो उसको साफ करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। यानी एक तरफ जहां सुंदरता दिखाई देती है वहीं इसमें जो है दूसरी तरफ उस पर जमी हुई धूल भी दिखाई देती है। यानी मतलब थोड़ा उसमें भरमेलापन भी आ जाता है। धूल जमने से कोई भी, जैसे शीशे पे धूल जम गई, साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा आपको अपना चेहरा भी उसमें जब आप देखेंगे तो जहां एक और उसमें सुंदरता है, खुशी है, फूल जो है देख करके आप जैसे प्रसन्न होते हैं, वहीं जो है उसमें दूसरी तरफ जो है धूल है जिसे देख करके आप जो है खुश नहीं होते, आपको अच्छा नहीं लगता है। वहां पर क्या है, गुलाल भी है। अब गुलाल तो खुशी का प्रतीक है। आप कैसे प्रसन्न होकर के जो है गुलाल लगाते हैं, अभी कुछ दिन बाद लगाएंगे ना, जब मार्च आएगा आप होली खेलेंगे, खुशियां हैं। गुलाल खुशी का प्रतीक है कि आप जो है किस तरह से आप प्रसन्न हैं।
लोग आपस में जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ भी रहते हैं, और उसमें कीचड़ भी है। अब कीचड़ तो बहुत ही ज्यादा वो है, यानी समाज में, उस गांव में, वहां के परिवेश में बहुत सी बुराइयां भी हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसी बुराइयां जिनको कि आप मतलब पसंद नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी जी को ये समाज का कोई बहुत अच्छा वो नहीं है रूप, कि लक्ष्मी जी को उस समाज का कोई बेहतर चित्र नहीं है ये, कि लक्ष्मी दासी जो है, जिस अपने उस मठ में रह रही है, उस मठ का महंती उसको जो है चाहता है। उस मठ का महंत का जो चेला है वो भी उसको चाहता है। बालदेव जी हैं वो भी उसको चाहते हैं। नागा बाबा आते हैं वो भी उसको चाहते हैं। एक स्त्री के प्रति इस तरह की दृष्टि अच्छी बात नहीं है। इसलिए गांव में बहुत सी कीचड़ भी है, गंदगी भी है, विचारों की गंदगी है। ये थोड़ी कि पूरे पूरे के गांव में जो है कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है। कहीं इसका अर्थ ये लगा लो कि पूरे गांव में जो कीचड़ ही कीचड़ थी, पता नहीं कैसे लोग चल के जाते थे। विचारों की गंदगी, जहां एक और विचारों की परिपक्वता है, सुंदरता है, मेल मिलाप है, लोग प्रसन्नता से रह रहे हैं, वहां दूसरी तरफ कीचड़ भी है, विचारों की गिरावट भी है, सुंदरता भी है। बहुत सी चीजें जो है बड़ी सुंदर हैं। गांव का बहुत से चित्र आप देखेंगे, बहुत सुंदर आपको दिखेंगे आपस में किस तरह से। जैसे आप देखेंगे कि जाट जट्टन का खेल है, ये है वो है, नाच कर रहे हैं, नटुआ जो है वो नाच कर रहे हैं, विद्यापद नाच है। पर पूर्णिमा के समय में जो है, जो गांव की स्त्रियां हैं वो जो है गीत गा रही हैं, खेल खेल रही हैं, ये हैं। तो ये उसके जो है सुंदर रूप है, और कुरूपता भी है। बहुत सी आप देखेंगे कि समाज में जो है किस तरह के लोग हैं, जो मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी आपको कि गांव में इस तरह के लोग हैं और इस तरह से हो रहा है। समाज है, क्या कहेंगे, जमींदार लोग हैं। उसमें एक वाक्य आता है, बेजमीन आदमी तो जानवर से भी बेकार है। जिसके पास गांव में जमीन नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये वहां की वो है। वहां का एक और रूप आता है कि जमींदार काम नहीं करा, अगर मान लो वो नाराज हो जाते हैं तो पकड़ करके वहां पे बताते हैं कि जमींदार साहब ने जो है एक तो वो बना रखा है तालाब सा, उसमें जो है जोग छोड़ रखे हैं और उसमें खड़ा कर देते हैं, और वो जो है उसके जो है वहां पर चुपड़ जाते हैं, टांगों में खून चूसते हैं। ये जो उस वहां की जो कुरूपता है, वहां की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो कुरूपता है, जातिवाद, ये वहां की वो चीजें हैं जो कि वहां के सुंदरता के विपरीत जाती हैं। अगर वहां बहुत सी अच्छाइयां हैं, लोग आपस में बहुत प्रेम पूर्वक काम भी कर रहे हैं, समय समय पर विशेष उत्सव और पर्वों पर एंजॉय भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां पर ये भी सब विद्यमान है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ये लेखक की अब अपनी टिप्पणी है कि मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो सामने घटित हो रहा है उससे लेखक कैसे बच सकता है? वो उस स्थान का यथार्थ है वो भी, और अगर वो उस यथार्थ को बता रहा है तो वो तो आएगा ही आएगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि कैमरा, स्वचालित कैमरा लगा के अलग खड़े हो गए। अब स्वचालित कैमरा तो नहीं जानता कि मुझे इसकी फोटो खींचनी है, इसके बाद इसकी नहीं खींचनी है, इसकी तस्वीर मुझे दिखानी है और इसकी नहीं दिखानी है। ये तो आजकल है ना कि आप देखते हैं कि जिस चीज को आप नहीं दिखाना चाहते उसे एडिट कर दीजिए। ये तो आज की सुविधा है। वो तो लगा के वो बैठे हैं, अब उसमें जो आ रहा है वो आ रहा है, अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है पर है, वही यथार्थ है। और अपने उस यथार्थ के बारे में लेखक वाकायदा जो है
बड़ी संजीदगी से उसको स्वीकार कर रहा है कि है ये चीजें, मैंने नहीं देखी वो जगह, मैं वही बोल रहा हूं जो किताब में वो कह रहे हैं कि ऐसा वहां है, अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है वहां का समाज ऐसा है, वहां का यथार्थ ऐसा है। और जब वहां का यथार्थ ही ये है तो यथार्थ दिखाते समय लेखक ये मानता है कि अच्छा हो या बुरा हो, वो जो है गुलाल हो या कीचड़ हो, वो सुंदरता हो या कुरूपता हो, वो फूल हो या धूल हो, मैं किसी से बच नहीं पाया। यानी अच्छाई और बुराई दोनों को मैं साथ लेकर के इस उपन्यास में चला हूं और दोनों का ही मैंने बाकायदा जो है वर्णन किया है, क्योंकि यही उस गांव का यथार्थ है जिससे चाहकर भी वो बच नहीं सकता था। क्योंकि अगर वो उसका वर्णन कर रहा है, वहां की समस्या को दिखा रहा है, तो ये तो उसको बताना ही पड़ेगा, ये तो उसको सिखाना ही पड़ेगा, इसको कहना ही पड़ेगा कि वहां ये है। ये बहुत चर्चित पंक्तियां थी जो कि आप उपन्यास में देखेंगे। मैंने आपको बताया ना कि इतने साल पहले मैंने जब इस उपन्यास को पढ़ा था तब मुझे भी आया था ये व्याख्या के लिए, तो इसका ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आइए एक और बात करते हैं। हुजूर, अभी जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा था कि हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू का ही आराम हो जाता है, डॉट डॉट, लेकिन बूढ़े का इसमें दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं, जंगल झाड़। अब ग्रामीण जीवन का ये एक चित्र जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण जीवन में उस समय, आज नहीं, कभी आज कहने से समझो, उस समय की बात कर रहे हैं हम, कि जो नारी है या जो लड़की है ग्रामीण समाज में, उसके जन्म को किस तरह से जो है वो समझा जाता था। पुराने जमाने की बात थी, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी नहीं, ये पर्दा प्रथा आई मुगलों के आने के बाद। इसलिए जो है क्या था कि जो लोग उस समय में नीचे से राजस्थान से भाग करके पहाड़ों पर चले गए, बहुत सी जातियां ऐसी हैं, जोशी वहां भी हैं, जोशी यहां भी है, और भी जातियां ऐसी हैं, वो वहां भी है, राजस्थान में भी है। तो जब राजस्थान में खूब जम करके जो है जब मार काट मच रही और लड़ाई हो रही थी, तो बहुत से लोग भाग करके पहाड़ों पर चले गए थे, वहां जाकर के रहने लग गए थे। और इसीलिए जो है वहां आज भी जो है पर्दा प्रथा नहीं है, हैं वो भी इसी देश के। तो जहां उनका आधिपत्य था, इस्लाम का आधिपत्य था, तो डर के मारे क्या था कि पर्दा जो है करा दिया जाता था। बहुत अच्छा वो नहीं, इसीलिए क्या था, इसीलिए डर की वजह से उस समय जो लड़कियां थीं उनको जो है एक अलग एक्स्ट्रा जिम्मेदारी माना जाता कि लो जी एक बोझ आ गया मुझ पे, अब इस बोझ को कैसे दूर करूं। बोझ तो दोनों ही एक ही तरह से दूर होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आप बोझ मान रहे हैं, दोनों को दूर करने का तरीका तो एक ही है। पर वहां आकर के आदमी जो है ये सोचता था कि भाई लड़की है, तो कहता था अरे क्यों, क्योंकि उसकी सुरक्षा का प्रश्न जो है समाज ने उपस्थित कर दिया था उन परिस्थितियों में। और इसीलिए जो है वो कहते थे कि अरे यार ये जो हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू का ही आराम हो जाता है। जो लड़कियां हैं वो वैसे ही जो है अपने आप ही जो है बड़ी हो जाती है, उनको किसी दवा दारू की उसकी जो है आराम आ जाता है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं भी आया तो सवाल तो ये है ना, वो कह रहे हैं कि हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू का ही आराम आ जाता है, अगर नहीं आया तो
तो क्या है, वो बोझ है, वो परिवार पर बोझ है। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो है। तो इसलिए उसको बहुत अच्छी दृष्टि से समाज जो था वो बाकायदा जो है उसको मतलब जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी समझने लग गया था। और उसी वहीं से तो ये, अरे बोझ है लड़की, भाई बोझ कैसे हो जाएगी कोई भी लड़की, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा समाज का प्रेशर था कि भाई बड़ी हो गई, अब इसका विवाह करो, अब ये करो, अब वो करो, नहीं तो फिर दिक्कत है, बचाओ उसे। उसकी वजह से उनके प्रति जो भाव था वो इस तरह का आ गया था कि नहीं तो अगर नहीं भी रहती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी कैसे उठाएं। ये जो भावना है, ये है उसमें जो ये दवा दारू के ही आराम आ जाता है। नहीं भी आएगा, जरूरी नहीं है सबको आ जाता हो, पर अगर नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, चलो देखेंगे। लेकिन बूढ़े का इसमें दोष नहीं, जो बूढ़ा आदमी ये कह रहा है उसका कोई ज्यादा कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई समाज में ये यही चल रहा था। वो तो चलो अनपढ़ आदमी है, बूढ़ा आदमी है, गांव का गंवार आदमी है, वो ये कह रहा है। आगे वो खुद लिख रहे हैं रेणु जी कि सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती थी। जंगल झाड़, वो तो गंवार है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, गांव का है, सब कुछ है। रेणु जी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जो सभ्य समाज है उसमें भी कोई हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उस सभ्य समाज भी कोई बहुत अच्छी दृष्टि से उनको नहीं ट्रीट कर रहा था, उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि लोग जो है मानते थे कि जंगल झाड़, लड़कियां तो जंगल जैसे जंगलों में झाड़ फाड़ के पेड़ नहीं हो जाते, वहां कोई जाता है आप कोई लेकर के कि जी मैं वहां जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ जी, वहां पे बड़ी घास फास सी हो रही है, जरा उसे मैं खाद लगाऊं, जरा पानी लगाऊं ताकि वो हरी हरी हो जाए। कोई नहीं जाता। अनचाहे ढंग से, अनवांटेड ढंग से वो अपने आप खड़ी हो जाती है वहां, आप चाहो या ना चाहो। ये स्थिति थी समाज में। जो उन्होंने, मैं वही बोल रहा हूं जो उन्होंने लिखा है, जो शब्द पढ़ते रहा हूं मैं, इसीलिए तो इसलिए वो उसको ये कहते थे कि भाई सभ्य समाज में भी जो है उन्हें बला की पैदाइश, अरे यार कहां से हो गई, जिम्मेदारी हो गई, सिर पे बोझ आ गया, जंगल झाड़ की तरह से उनके साथ जो है जीवन जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे ही हो जाते। ये उस समय की जो मानसिकता थी उन बच्चियों के प्रति उस समाज में ऐसी थी। अब वो कह रहा है कि ये समाज जरूरी नहीं है कि शिक्षित में ही हो या अशिक्षित में ही हो, शिक्षित समाज में भी थी। आज भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका कारण है वो जो जिम्मेदारी है, दूसरे के घर जाना है, वहां वो करना है, वो है। मैंने लिखा था एक, उसमें था निबंध, उसमें लिखा था कि ये कैसे होगा। तो उसमें एक सेंटेंस लिखा था कि जब लड़की ब्याह कर लड़के को अपने घर लाने लग जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि 80% तो सॉल्व भी है, 20% भी हो जाएगी। तो इसलिए जो इसमें रचनाकार कह रहे हैं कि समाज में जो नारी थी वो अपने आत्मसम्मान के लिए उस समय बाकायदा जो है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। उसकी कोई ऐसी पहचान नहीं थी जैसे आज तो है ना, आज किसी पर निर्भर नहीं है, छोड़ो अपने को, सेल्फ डिपेंडेंट। क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। रचनाकार ने इसमें यही बताना चाहा है
कि समाज चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जिस युग में हम जी रहे होते हैं, उस युग का, उस युग की परिस्थितियों का, उसके समाज का उस पर प्रभाव पड़े बगैर रह नहीं सकता, चाहे वो शिक्षित ही क्यों ना हो। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे जो है वो आप देखेंगे कि कैसे उस समय का वातावरण था और कैसे वहां के समाज में कैसी वहां की सोच थी। आप एक एक बात को अगर कहना चाहेंगे कि इसमें भाषा है, ये है, इसमें जंगल झाड़ कोई ऐसे शब्द नहीं है, बला की पैदाइश भी आप देखेंगे कि वो भी इसी तरह के शब्द हैं जो अभी बोले मैंने। एक और बात करता हूं, डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं। गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी नहीं सुना था। आजकल घर घर में काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा विलायती दवा में खून मिला रहता है। जोशी जी हैं, उन्हें अपनी अंग्रेजी दवाइयों से जो है पसंद नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो गांव के हिसाब से इतने साल पहले तो ये ठीक है कि भाई जोशी जी को अंग्रेजी दवाओं से लगाव नहीं है, नफरत है कि अंग्रेजी दवा बेकार है। पर एक बात जो सच्चाई है उस समय से इतने साल पहले की, आजादी से पहले की भी बात है, 70-80 साल पहले की बात है। बात तो वो कह रहे हैं कि उसमें वो जो है पसंद नहीं है, लेकिन कौन सी आज भी कौन सी पसंद करते हैं लोग अंग्रेजी दवाई? आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि ना खानी पड़े, होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, ये मत लो। तो ऐसा नहीं है कि एक समाज में एक चीज आई और वो एकदम खत्म हो गई। उस समय जरूर ये कहा गया था, देखो कितने बेवकूफ हैं, दवाई खाने को मना कर रहे, जैसे तैसे तो दवाई आई है। पर आज क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, आज तो हमारे पास है ना, तो इसलिए ये कहना कि वो ये कह रहे थे, वो आज भी चीजें, बहुत सी चीजें ना कभी बदलती नहीं है। सोच कभी 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 है तो ये पुरानी सोच, 80 साल पुरानी सोच, पर सोच की जड़ में जो विचार है वो अभी भी खत्म नहीं है। आज भी आप नहीं खाना चाहेंगे। पर चलिए, हम तो उस पर बात कर रहे हैं कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं। अब ये अंधविश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता। पर यह भी गलत नहीं है। समय के हिसाब से तो ठीक है जहां की वो बात कर रहे हैं। अब तो मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि हॉस्पिटल में कम से कम रहिए, वहीं से बीमारियां चिपक जाएंगी। जो जो नहीं है वो भी आ जाएगी। जहां आप एडमिट हैं वहां के 2 नंबर कमरे में जो सबसे पहले बैठते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कैसे बीमार हुए, तो उन्होंने यही कहा कि हॉस्पिटल गया था, वहीं से चिपक गया कोरोना। किससे चिपका, डॉक्टर से चिपका या किससे चिपका ये मैं नहीं कह सकता, पर चिपका वहीं से, दवाई लेने गया था। है ना सच? पर सच को स्वीकार करना भी तो वो है। बात इतनी पुरानी है ये, पर जब मैं इसको देख रहा हूं, अपने ढंग से इस पर विचार कर रहा हूं कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है आदमी, बहुत सी चीजें हैं गड़बड़ कर देते हैं। वो तो अनजाने में कह रहा है ये बात कि भाई डॉक्टर लोग जो है पता नहीं क्या कर देते हैं, उसे नहीं पता कि डॉक्टर लोग क्या इलाज करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन आज जो है ये परिस्थितियां जान मान के देखते हैं ना,
बीमारी कुछ है और इलाज कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, उन परिस्थितियों में बिल्कुल ठीक है। बहुत से हाथ धोए नहीं धोए डॉक्टरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं, कितना वो अपने को वो करके रखते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्हीं की वजह से, डॉक्टरों की वजह से ही रोग ज्यादा फैलते हैं। ऐसा बहुत सी जगह जो है माना जाता है, या लेखक कह रहा है उस गांव में माना जाता होगा। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। अब ये बात तो मतलब समझ में नहीं आ रही कि दवाई खाने से तो हो सकता है, पर वो कहते हैं कि वो जो इलाज करते हैं, वो जो दवाइयां देते हैं, उनसे वीकनेस आ जाती है। ये तो अर्थ है वहां के हिसाब से है कि भाई वाकई आ ही जाती होगी। दवाइयां ऐसी ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे आदमी कमजोर हो जाता है। वो ये नहीं जानते कि वो दवाई क्या खा रहे हैं, क्यों कमजोर हो जाते हैं। आप एंटीबायोटिक खाइए ना, ज्यादा दिन खाएंगे तो किडनी को भी लेके बैठ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि एलोपैथी दवाइयां मत खाइए, उनको जो है मत जो है कम से कम यूज करना चाहिए। डॉक्टर अगर डॉक्टर एडवाइस करे तब खानी चाहिए, ये कहा जाता है। तो वो शायद नहीं जानते होंगे, पर वहां ये है कि ये अंग्रेजी दवाई खाने से ना आदमी कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं। हैजा फैल गया गांव में, अब वो तो डालेंगे ही, ये कुनैन वगैरह का ये जो डालते हैं, उसमें पाउडर वाउडर डाल देते हैं कि भाई ताकि जो है वो पानी जो है वो शुद्ध हो जाए। क्लोरोक्विन वगैरह ये जो है गोलियां डाली जाती हैं, उनका पाउडर डाला जाता है ताकि वो साफ हो जाए। पर वो उसको दूसरे ढंग से ले रहे हैं। अगर मान लो फैल गया पहले ही और बाद में डाली, तो वो कह रहे हैं कि गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। हैजा है गांव में फैलने वाली पुराने टाइम में, अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन एक जमाना था कि महामारी के रूप में जो है हैजा को लोग जानते थे कि हैजा फैल गया, पूरे के पूरे जो है इलाके में का इलाका जो है वो साफ साफ हो जाता था बिल्कुल उसके कारण। ये कहते हैं कि वो जो है कूपों में जो दवाई डाल देते हैं, ये अज्ञान है वहां का कि दवाइयों से इतना नुकसान नहीं हो रहा है, वो गंदा पानी है उसी से ये नुकसान हो रहा है। ये वहां की अज्ञानता है, उसका अशिक्षा, वहां की अशिक्षा है, जो ये मान रही है कि गांव के गांव जो है इसकी वजह से ही खत्म हो गए। हैजा से तो हो जाते हैं, ये तो हुआ है पहले खूब, लेकिन हैजा की या पानी साफ करने के लिए कूपों में या कुओं में जो दवाई डाली जाती है उससे हो गया, ऐसा जो है अज्ञानता के कारण हो रहा है। काला बुखार का नाम जो है कभी नहीं सुना था, आजकल घर घर में काला बुखार फैल गया है। काला बुखार का नाम जो है कभी नहीं सुना था। अब काला बुखार जो है आता होगा, उसमें जो है नाम दिया है उसे काला बुखार, जो लोग बीमार हो जाते हैं हैजा वैजा की वजह से, उनका वो नाम दे रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा खांसी, एक तो नॉर्मल खांसी है, एक काली खांसी। वो काली खांसी भी जो है चर्चित है कि भैया काली खांसी हो गई, कैसे खांस रहा है वो। इसी तरह से बुखार, और दूसरा उसको नाम दे रहे हैं वो वहां का कि भाई काला बुखार सब में जो है फैल गया है, कभी नहीं सुना था, अब घर घर में है। क्योंकि जब बीमारी इस तरह की फैलती है हैजा वैजा की, तो फिर उससे जो है पूरा का पूरा चीजें जो है पूरा का क्षेत्र जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा विलायती दवा में खून मिला रहता है। अब ये भी एक जो है प्रश्न चिन्ह है तो ये वो कि विलायती दवा में खून मिला रहता है। बहुत सी ऐसी हैं, चलो खून ना हो कुछ और होगा, दवाइयां देखिए उन पर निशान बना रहता है, वेज नॉन वेज। दवाइयों पे तो होते ना, आप चीजें खाते हैं, चीजें उन पे निशान लगा रहता है ना। मैं मल्टीविटामिन की लाया, देखी मैंने, बच्चे ने बताया कि ये तो नॉन वेज है। मैंने वापस कर दे वापस। मैंने उसको फोन करके कहा भैया वापस ले ली। आज भी
विलेती दवा में खून मिला रहता है। खून मिलने का मतलब ये नहीं है कि उसमें किसी आदमी का पकड़ करके खून डाल दिया। इसका मतलब है कि वो चीजें जो है होती हैं। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कैसे बनता है? हड्डियों से ही बनता है। इतनी हड्डियां कहाँ से लाते होंगे? जानवरों की भी हड्डियां यूज करते होंगे, इंसानों की भी कर सकते हैं, उसी से तो बनाते हैं। आजकल केमिकल से जो है वो उसको वॉश कर लेते होंगे। तो वो कहते हैं कि इसमें जो है खून मिला रहता है। ये जो है बात तो उनकी 80% ठीक है, लेकिन वो दवाइयां जो कि उस समय दी जाती थी अज्ञानता के कारण, वो उन दवाइयों को भी नकार रहे थे कि ये दवाइयां भी ठीक नहीं है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये प्रकाश डालता है इस बात पर कि क्या ठीक है। उस समय के समाज में जो अज्ञानता है उस पर ये जो है प्रकाश डाल रहा है। उसके बारे में हमें ये बता रहा है कि किस तरह से जो है उस समय का समाज जो था वो था। एक और है, डॉक्टर ही इसमें कहता है, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, दवाइयां दे रहे हैं, दवाई दो दवाई दो। अरे दवाई तो दो, लेकिन बीमारी तो भूख की है। मर्ज कछु औषधि कछु। बीमारी तो भूख की है, उसे खाना दो, ना कि उसके इंजेक्शन लगा दो। जो काम खाने से होगा वो इंजेक्शन से थोड़ा ही होगा। लगभग उसी तरह की ये वो कह रहे हैं। क्या करेगा यह संजीवनी बूटी खाकर? संजीवनी बूटी है दवाई, दवाई को खा करके करेगा भी बेचारा क्या? ऊपर से एक लाइन और है, गरीबी और जहलात इस रोग के दो कीटाणु हैं। आगे वो इस पर ही बात कर रहे, गरीबी ही अपने आप में जो है कीटाणु है, बीमारी है गरीबी। और जहलात जो उसके बेचारे की गरीबी है, उसकी जो क्या कहें बुरी स्थिति है, वही अपने आप में जो है भी रोग है। जैसे कब पूछते हैं ना कि भाई क्या बात है, कैसे बीमार हो? अरे यार क्या बताएं। फिर लोग कमेंट्स कर, अरे भाई क्या बताएं, बुढ़ापा ही अपने आप में एक रोग है। ठीक उसी तरह से बीमारी ही गरीबी ही अपने आप में एक रोग है। अगर आप दवाई खाएंगे तो और खाना नहीं खाएंगे तो दवाई भी क्या असर करेगी? इन्हीं सब विचारों को सोचते हुए अब वो जो है डॉक्टर ही बोल रहा है, क्या करेगा यह संजीवनी बूटी खाकर? उसे उसे चाहिए उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैनलेट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। अब वो कह रहा है कि क्या करेगा जो आदमी भूखा है, उसको आप जो है संजीवनी भी खिला दो तो उससे होगा क्या? दवाई खिला रहे हो उसे, उससे क्या होगा? उसे नहीं चाहिए से ये संजीवनी, ये जीवन का वो क्या करेगा? अगर संजीवनी जो है वो जीवन ही तो देती है ना। संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण के लिए हनुमान जी, जिंदा हो गए। अब जो रोटी नहीं है तो उसे संजीवनी दे दोगे बूटी, तो वो करेगा क्या? उसका खाने को तो रोटी चाहिए। स्थिति ये है वहां की। उस गरीबी और जहालत में संजीवनी जैसी बूटी का भी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उनकी मेन जो समस्या है वो भूख है, गरीबी है, खाने के लिए जो उनके पास सामान नहीं है वो है। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैनलेट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। अब टिप्पणी कर रहा है वो कि भूख और उससे छटपटा करके, जब भूखा आदमी होता होगा तो कितना छटपटाता होगा, उसका वो वर्णन कर रहे हैं कि भूख और कितने अंदर से आत्मा टूटती होगी, दुखी होती होगी, पीड़ित होती होगी,
पेट का दोहन हो जाता होगा, उसका पूरा शरीर जो है टूट जाता होगा उस छटपटाहट में कि खाने के लिए नहीं है। जब अंदर से जो है भूख लग रही है और डिमांड है शरीर की और नहीं मिलेगा, तो पूरे शरीर का दोहन हो जाता होगा मेरे हिसाब से। मैनलेट मलेरिया से, उससे कहते हैं कि इससे तो अच्छा है मलेरिया हो रहा है, अपना जो है बेहोशी में ही जो है यूं ही मर जाए, आदमी को छटपटाना तो नहीं पड़ेगा। अगर जिंदा रह गया तो लड़ाई लड़ेगा भूख और बेबसी से। इससे तो बेटर है जिंदा रह करके इतनी जहालत और इतनी कष्ट उठाने से अच्छा है कि मलेरिया से ही मर जाए तो ठीक है। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता है, क्योंकि मलेरिया सेंटर ही तो खुला है वहां गांव में मलेरिया सेंटर ही तो खुला है। तब डॉक्टर स्थिति देख करके वो कह रहे हैं यार खाने के लिए है नहीं, गरीबी है, ये तिल तिल करके एक एक दिन में दिल धीरे धीरे क्षीण होता चला जा रहा है, इनका शरीर सारा चीजें जो है वो हो रही हैं, इसमें घुल घुल करके बेचारे ये मर रहे हैं, उन्हें जिलाना बड़ी क्रूरता होगी। जिला तो दिया, ठीक कर दिया, उसके बाद खाना भी तो चाहिए ना। तो उसी पर वो कर रहे हैं कि ये बड़ी क्रूरता है कि उनको जबरदस्ती जिंदा रखे जा रहे हैं। जिंदा रख करके भी वो बेचारे बेबसी का जीवन जो है फिर जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहता है कि यार इससे तो ये तो ठीक नहीं है, इससे तो मरी जाना जो है बेहतर है। शब्द सीधे नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, वो शब्द सीधे नहीं है, लेकिन उनका अर्थ ये है कि जिंदा रह करके भी क्या करेंगे, खाने के लिए भी नहीं है। संजीवनी भी दे दो इनको, दवाई भी दे दो, तो क्या होगा? उसके बाद ठीक होने के बाद क्या खाएंगे? फिर वही छटपटाहट, फिर वही गरीबी, फिर वही सब कुछ, फिर वही बीमार और फिर वही मरना। तो इसलिए उसकी स्थिति पर वो जो है विचार कर रहा है। मेरे ख्याल से मैं ये वाला पोर्शन यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि इसमें से जो कौन सी व्याख्या आएंगी ये तो आपको देखना पड़ेगा वहां पर कि कौन सी व्याख्या आती है। अब मैं आपको जो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें से दो ही प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि या तो वो ये कहेगा कि भाई इसका जो है वो यथार्थ बताइए, या वो ये कहेगा कि भाई इसके जो है सामाजिक समस्याएं बताइए, ये पूछेगा, और या वो पूछेगा कि इसका शिल्प बताइए। तो आइए अब मैं उसको छोड़ करके इसके शिल्प पर विचार कर रहा हूं। ठीक है, मैला आंचल का शिल्प विधान। जनरली लोग ये कहते हैं कि जो शिल्प है, जो अभिव्यक्ति, जो बाह्य पक्ष है, वो होता है ना शिल्प। शिल्प जो होता है वो होता है बाह्य पक्ष। जैसे ताजमहल है, वो एक शिल्प कला है। ताजमहल जो बना उसको हजारों लोगों ने बनाया, बनाने में कितना खून बहा, कितने लोग मरे, कितने कराहते रहे जब वो हुआ, ये उसमें नहीं है। इसका तो वर्णन ही नहीं है कहीं। ये जरूर वर्णन है कि इतने लोगों का 20 वर्ष तक, पता नहीं 22 वर्ष तक 20,000 मजदूर काम करते रहे और फिर उनके हाथ कटवा दिए गए कि ऐसी इमारत दोबारा ना बन जाए कहीं। ऐसा सुना है मैंने। कितना फैक्ट है ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर इतिहास में है ये कि ऐसी प्रेम की ऐसी कोई दूसरी इमारत बन ना जाए। जो प्रेम है, ताजमहल उसका शिल्प है। यही तो आप देखने जाते ना कि भाई एक आदमी ने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया और उसके लिए इतनी जबरदस्त इमारत जो है बना दी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से उसको भी गिना जाता है। ये उसकी शिल्प की खासियत है। कहां से पत्थर लाया, कैसे चढ़ाया होगा, आजकल तो क्रेने हैं, कैसे उनको वहां तक
तरासा होगा। कैसे हाथियों से इतने बड़े बड़े पिलर जो है घसीट करके उसके संगमरमर के लाए गए होंगे, उठा उठा करके। ये उसके शिल्प को जब आप देखते हैं तब आपका ध्यान जाता है, जब बाहर से आप देखते हैं। अंदर से तो बाद की बात है, जब आप उसको पढ़ेंगे तब आएगा आपको। पर बाहर से आदमी का शिल्प जो होता है ना, वो भी मूल्य रखता है। मैंने उस दिन बताया था ना, जब मैं कह रहा था काव्य सौष्ठव बता रहा था, तो जितना महत्व आपके अंदरूनी गुण का है उतना ही महत्व आपके बाह्य गुण का भी है। शिल्प आदमी को देख करके आदमी प्रभावित होता है ना, आहा क्या पर्सनैलिटी है, गुड, बहुत अच्छा। तो शिल्प हमेशा जो है वो प्रभावित करने वाला एक जो है तत्व, महत्वपूर्ण तत्व है। दो ही तत्व हैं, एक अंदर और एक बाहर, एक आत्मा, दूसरा शरीर। शरीर भी तो प्रभावित करता है ना। आत्मा का तो बाद में ही पता चलेगा कि कितनी अच्छी है या बुरी है। पहले तो आदमी जो है शिल्प ही देखेगा ना, क्या भूगोल कैसा है। तो इसलिए भूगोल का मूल्य जो है वो कम नहीं है। किसी भी रचना में, किसी भी इमारत में, किसी भी व्यक्ति में जितना मूल्य उसके आत्मा का है उतना ही मूल्य उसके शरीर का भी है। इसलिए जैनेन्द्र जी जैसे लोग जो है वो ये कहते हैं कि शिल्प अनावश्यक नहीं है। कारीगरी को किसी तरह छोटी चीज नहीं समझा जा सकता, लेकिन उससे किनारा बनता है, नदी का पानी नहीं बनता। अब फिर वही बात आ गई कि भाई शिल्प जो है वो कोई व्यर्थ की चीज नहीं है, उससे उससे वो अनावश्यक चीज भी नहीं है। कारीगरी को कोई छोटी चीज भी नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे भी क्या होता है, इससे भी किनारा ही बनता है, नदी का पानी नहीं बनता। पानी कहां से लाओ? नहर खोद दी, आप कह रहे हो जी नहर है, दोनों तरफ बढ़िया संगमरमर के किनारे बने हुए हैं और पानी नहीं है उसमें, और आप ले जाओ कि चलिए आपको मैं नहर दिखा करके लाता हूँ, हमारे यहाँ क्या संगमरमर जड़ित जो है नहर बनाई गई है। जब वो इंसान जाएगा और देखेगा कि संगमरमर तो जड़ा हुआ है दोनों तरफ किनारों पर, लेकिन पानी ही नहीं, बगैर पानी की कौन सी नहर होगी। तो जिस तरह से वही मतलब है इसका रचना का, मैंने इसीलिए आपको सुनाया कि जब कभी आप विचार करेंगे तो शिल्प जो है उसका किनारे का निर्माण तो कर सकता है, लेकिन नदी का पानी नहीं बन सकता। पानी का मूल्य ही ज्यादा होता है, पर किनारा भी एकदम उपेक्षित नहीं होता है, उसका भी है मूल्य, क्योंकि आत्मा का मूल्य शरीर में है ना, तो शरीर का भी मूल्य आत्मा। अगर शरीर ना हो तो आत्मा टिकेगी कहाँ? कहाँ टिकेगी? शरीर है ही नहीं, घूमती रहे हवा में। वही तो प्रेत होते हैं जो घूमते रहते हैं हवा में, जो आप कहते हो भूत आओ, प्रेत है जी, भूत हैं। भूत कौन होते हैं? जिनके पास शरीर नहीं है। शरीर होता तो उनकी पहचान हो जाती कि ये है। तो इसलिए दोनों का बराबर मूल्य है, पर कहीं ना कहीं अगर आप परसेंटेज के हिसाब से विचार करेंगे तो जो अंदर की चीज है ना वो बाहर की चीज से कुछ 10 ग्राम ज्यादा वेट रखती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है कि वो है, पर वो भी नहीं है। एक और रागनी वर्मा है, वो भी शिल्प पर विचार करते हुए जो है कह रही हैं कि जैसे ईंट, सीमेंट आदि बिखरी सामग्री से शिल्पी भवन बनाकर अपनी कला का रूप समाज के सामने रखता है, उसी तरह से रेणु जी ने भी अंचल की बिखरी सामग्री का प्रयोग इस उपन्यास के शिल्प निर्माण में किया है। कोई शिल्पी है, वो जैसे ईंट, सीमेंट और गारे की जैसी सामग्री का प्रयोग करके भवन बनाता है, उसके लिए
बहुत सी चीजें इकट्ठी करता है। रागिनी वर्मा कहती हैं कि इन्होंने भी, रेणु जी ने भी अपने उपन्यास के लिए उस अंचल के समाज से बिखरी हुई चीजों का इस उपन्यास के शिल्प के निर्माण में प्रयोग किया है। अब वो बिखरी सामग्री क्या है? बिखरी सामग्री भाषा है। बिखरी सामग्री वहां की जो है, क्या कहते हैं, संस्कृति है। बिखरी सामग्री वहां की शब्द हैं। बिखरी सामग्री वहां का समाज है जो बटा हुआ है। तो उस बिखरी हुई सारी की सारी सामग्री को अपने उपन्यास के शिल्प के निर्माण के लिए उन्होंने उसको प्रयोग कर लिया है। ये जो स्थिति है, ये शिल्प निर्माण के लिए एक आधार है। ये रेणु जी ने कैसे, क्यों अपने उपन्यास के लिए उसके चुना, कि जैसे कि जो कोई शिल्पीकार होता है या शिल्पकार जो होता है, जैसे वो बहुत सी चीजों को भवन निर्माण के लिए अपनाता है, उसे सब कुछ चाहिए, उसी तरह से इन्होंने भी वहां अंचल विशेष की बिखरी हुई चीजें जो हैं उन्हें समेटकर अपने उपन्यास का शिल्प निर्माण किया है। अब जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि भाई शिल्प निर्माण करते समय जो है उन्होंने खुद ये इस बात को जो है स्वीकार किया कि भाई कहीं ना कहीं ये जो शिल्प निर्माण जो मैं कर रहा हूं, इससे पता नहीं लोग स्वीकार कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं, मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसी भाषा लिखी, क्या पता उसको लोग कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उसे आंचलिक उपन्यास कह दिया। उसके बाद तो लोगों ने एक खांचा ही बना दिया आंचलिक का। जो मैं आपसे कह रहा था कि रचनाकार खुद जो है आशंकित है कि पता नहीं लोग इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। मैंने जिस तरह का इसमें भाषा का, जिस तरह के शब्द प्रयोग का, जिस तरह के और वहां की वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, उसको पता नहीं लोग स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। ये उसके दिमाग में लिखते समय भी ये बात थी, और उसको उसने अपनी जो है भूमिका में जो है उसको स्पष्ट कर दिया कि यार पता नहीं लोग मानेंगे या इसको स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे, मैं ये नहीं जानता, या वो नहीं समझ पा रहा इस बात को। आइए, अब जब हमने पहले भी विचार किया था, तो अगर हमें किसी भी रचना के शिल्प पर विचार करना है, उसकी अभिव्यक्ति पर विचार करना है, उसकी भाषा पर विचार करना है, तो सबसे पहले उसके कुछ मापदंड तो बनाने पड़ेंगे, और उसमें सबसे पहले आता है भाषा। मैला आंचल की जो भाषा है, वैसे तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि जो भाषा है उसमें जो है बहुत सी चीजें जो है ऐसी हैं जो कि शिल्प निर्माण में जो है काम में आ रही हैं, लेकिन भाषा उनमें से प्रमुख तत्व है। भाषा के बिना रचना का शिल्प कैसे बनेगा? तो उन्होंने जो भाषा रखी है वो अपनी वही भाषा रखी है जो वहां की प्रांतीय भाषा से जुड़ी हुई है, यानी उसमें उसकी अधिकता है। प्रांतीय भाषा की उसकी अधिकता उसमें हमें देखने को मिलती है। ये उसकी जो बात है, ये उसने जो है उसकी हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना बेटे? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ओके बेटा, ओके। तो जिस तरह की भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, उसे लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी इसी शंका के साथ उन्होंने ये उपन्यास सामने रखा। उनको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इसे लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे।
अब रही बात भाषा की, तो उनकी भाषा तो आप जानते ही हैं कि खड़ी बोली भाषा है, लेकिन उसमें जो है अंचल विशेष के शब्दों का जो है वाकायदा जो इस्तेमाल किया गया है। एक पैमाना मैंने आपको दिया था, जो पहले भी मैंने पढ़ाया था, उसमें भाषा में सरलता है, भाषा समझ में आ जाती है। कोई एक आध शब्द ऐसा हो सकता है क्योंकि एक खास प्रदेश में किसी खास चीज के लिए खास शब्द बोला जाता है, तो कई बार उसका जो है अर्थ उतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी भाषा जो है वो सरल है, सरस है, कई जगह पढ़ करके जो है अच्छी लगती है। नहीं भी अच्छी लगे तो भी आपको यह अधिकार नहीं है कि आप ये कहें कि जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं ऐसी भाषा को पढ़ना ही नहीं चाहता, ऐसी भाषा लिखनी नहीं चाहिए थी। आपको ये कमेंट्स देने का अधिकार नहीं है, मुझे ही नहीं है। अब मैं दे भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आप नहीं कहेंगे, आप सबको अच्छा बताइए। इसमें जो है सरसता है, हाँ, बड़ी पढ़ने में अच्छी लगती है। सरस का मतलब है अच्छी, रसदार, सरस है। भावानुकूलता है, जैसे भाव है वैसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, और इसके अलावा उसमें पात्रानुकूलता का गुण भी रखती है। अब पात्रानुकूलता का गुण तो इसमें विद्यमान है ही। अगर पात्र जो है शिक्षित है तो वो शिक्षित भाषा बोलते हैं, जैसे प्रशांत और कमला हैं, पढ़े लिखे हैं दोनों, उनकी भाषा में कहीं आपको ऐसा वो नहीं मिलेगा शब्द प्रयोग कि जो आपको लगे कि ये कैसे असभ्य है या इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जो पात्र ग्रामीण हैं उनकी भाषा गांव जैसी है। अगर मान लो उनसे भी शहरी भाषा बुलवा दें तो फिर तो उसकी जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उस पर कि भाई ये गांव के अनपढ़ लोग ऐसी भाषा कैसे बोल देंगे। मान लो वो कमला जो वहां की जो लक्ष्मी दासी है वो जो है अंग्रेजी में बात कर रही है, कैसा लगेगा आपको? है ये कैसे कर रही है, सारा गांव अनपढ़, एक यही पढ़ी लिखी। तो भाषा को अक्सर रचनाकार, चाहे वो उपन्यास हो चाहे वो नाटक हो, कुछ भी हो, उसमें पात्रों की जो स्थिति है उसे पात्रों के अनुसार रखने का प्रयत्न करता है। अगर नहीं किया है तो ये कमी है उसकी, अच्छाई नहीं है, कमियां हैं ये कि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, कि जो देश काल वातावरण का ध्यान नहीं रखा, कि जिस प्रदेश की वो रचना है, देश का मतलब है स्थान, जिस स्थान की वो रचना है उसके अनुसार आपने उसकी भाषा को नहीं रखा, ये दोष हो जाएगा देश काल वातावरण का। तो इसलिए रचनाकार अक्सर जो है यही कम करते हैं कि भाषा को पात्रानुकूल ही रखने का प्रयत्न करते हैं। जो पात्र जैसा है वो पात्र वैसा ही भाषा बोलेगा। शिक्षित है तो उसकी भाषा शिक्षित होगी, और अगर अशिक्षित है तो उसकी भाषा जो है वो ग्रामीण अशिक्षित होगी। जैसे कि एक जो है ग्रामीण स्त्री है वो बोल रही है, अनपढ़ एक लेडी बोल रही है, मुंह संभाल कर बात करना नेगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। नेगड़ी का मतलब क्या है? निगोड़ी। बात संभाल कर, मुंह संभाल कर बात करना नेगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। जैसी है वैसी बोलेगी। दूसरी ओर प्रशांत है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, वो कहता है ममता से ममता मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, प्यार की खेती करना चाहता हूं। वो शिक्षित है, वो उसकी जो है वो है। आपने भी सुनी है प्यार की खेती? मैंने तो नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो खेती करने वाला आदमी हूं। फिर भी मैंने नहीं सुनी कि प्यार की खेती कौन सी होती है, कौन सा बीज बोते होंगे उसमें। यह है लक्षणा शक्ति। इसका कहने का अर्थ यह है कि मैं प्यार के साथ जो है वो, प्रेम के साथ जो है वो रहना चाहता हूं। मैं चारों तरफ प्रेम जो है वो बखेरना चाहता हूं, फैलाना चाहता हूं। ये है इसका अर्थ, ना कि जो है कोई खेती कर रहा है, प्रेम के बीज जो है वो बोएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये ऐसे आपको उसमें देखना चाहिए कि जहां मुख्य अर्थ में बाधा हो, कोई दूसरा अर्थ लगाना पड़े, वहां शब्द की लक्षण शक्ति है। यहां प्यार की खेती में क्या अर्थ लगाओगे आप? लग ही नहीं रहा, सीधा अर्थ लग ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब जो है वो यही है कि मैं हर तरफ जो है प्यार ही प्यार जो है वो बखेरना चाहता हूं। इस तरह से आप एक एक चीज को लेकर के आप कह सकते हैं। ये समय पर निर्भर करता है कि वो क्या कितना आपको समय मिलता है। उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो इसकी सरलता, इसकी सरसता, इसकी भावानुकूलता, इसकी पात्रानुकूलता, सब पर अलग अलग भी डिटेल से बात कर सकते हैं। आइए नंबर 2 बात मैं कर रहा हूं और वो है शब्द भंडार। जैसा कि मैंने कहा है कि अक्सर रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ये एक फॉर्मूला टाइप का है कि तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी चारों प्रकार के शब्दों का इसमें आपको प्रयोग देखने को मिल जाएगा। तत्सम शब्द है, अभी वो कर तो रहा प्यार की खेती। प्यार क्या है? वो कोई तद्भव शब्द थोड़ी है। तो इसलिए वो जो है तत्सम कम हो सकते हैं इसमें, तद्भव ज्यादा हो सकते हैं इसमें। ये तो हो सकता है लेकिन तत्सम है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देशज शब्द अभी जो मैं बोल रहा नैगड़ी, क्या है वो? देशज ही तो है। वैसे कौन बोलता है? पर गांव में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हरी निगोड़ी क्या कर रही है? तो ये इस तरह का जो प्रयोग है देशज है। विदेशी शब्द भी कई अंग्रेजी के, अभी जो मैं उसका बुखार का नाम ले रहा था थोड़ी देर पहले ही, वो अंग्रेजी शब्द ही है ना। जहां मलेरिया के बुखार की बात कर रहे हैं वहां पर अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। बिलैती दवा, अब बिलैती दवा क्या है? वो भी तद्भव शब्द बना दिया उन्होंने। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो उसमें जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो भरपूरता है, जो उसमें क्या कहेंगे कि ज्यादा मात्रा में है, वो तद्भव शब्द ही ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि कमला और ये कम बोलेंगे, जब कम बोलेंगे तो कम ही शब्द बोलेंगे, और इसलिए जो उसमें जो वो है वो यही है। इंद्रनाथ मदान जैसे व्यक्ति भी कहते हैं कि भाषा शैली के क्षेत्र में तत्सम दृष्टि के विरोध में तद्भव दृष्टि की प्रतिक्रिया है। इंद्रनाथ मदान कह रहे हैं इनकी कि रेणु जी की जो भाषा है उसमें तत्सम शब्दों की तुलना में तद्भव शब्दों की प्रतिक्रिया अधिक है, यानी प्रयोग अधिक है। अब ये एक ऑथेंटिक विद्वान है जिनको सब लोग जानते हैं, इंद्रनाथ मदान को। वो कह रहे हैं कि उनमें तत्सम की तुलना में तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है। विशंबर नाथ उपाध्याय भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई लेखक स्थानीय संस्कृति की माधुरी और आकर्षण को व्यक्त करने के लिए स्थानीय शब्दों का प्रयोग करता है। विशंबर नाथ उपाध्याय वो कह रहे हैं कि स्थानीय संस्कृति और उसकी माधुरी को उजागर का, माधुरी और आकर्षण को व्यक्त करने के लिए उन्होंने तद्भव स्थानीय शब्दों का प्रयोग जो है वो अधिक किया है। यानी इसीलिए जो है तद्भव शब्द क्यों ज्यादा है? क्योंकि उन्होंने स्थानीय शब्दों का प्रयोग जो है वो कम ज्यादा किया है और तत्सम शब्दों का प्रयोग वो कम कर रहे हैं। एक और हैं जो इनकी चर्चित जो है आलोचक हैं, सैफालिका। जो सैफालिका है वो कह रहे हैं कि भाषा के देशज शब्दों का प्रयोग करने में रेणु का कोई सानी नहीं है। यानी जैसा प्रयोग तद्भव शब्दों का प्रयोग, देशज शब्दों का प्रयोग जैसा रेणु ने किया है, उनकी बराबरी करने वाला दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं है। वो ये मान रहे हैं कि भाई जो तद्भव शब्द हैं, स्थानीय शब्द हैं, उनका जो है बहुत अच्छा प्रयोग किया है। रेणु का संसार, रेणु का कथा संसार है,
उनकी शैफालिका की रचना है, उसमें उन्होंने इस बात को बाकायदा जो है कोट कर रहा हूं वहां से मैं, कि उन्होंने इसको जो है ये कहा है। अब जो है वो कह रही हैं कि इनके यहां जो बिंब है, भाषा के साथ उसका बिंब भी जुड़ा है ना, अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि जहां भाषा होगी वो चित्र जरूर जुड़ेगा कहीं ना कहीं। रचनाकार जहां शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करता है कि उसका चित्र आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है, वहां उसकी बिंब योजना जो होती है वो प्रशंसनीय होती है। अभी तो पहले पीरियड में मैं बता रहा था ना कैसे नाच रहे हैं और कैसे बिंब वो खड़े कर रहे हैं, तो उन बिंबों का, उस चित्रात्मकता का भी अपना मूल्य होता है। शैफालिका फिर कह रहे हैं कि एक समर्थ रचनाकार के पास उनकी एक विशिष्ट भाषा भी होनी चाहिए जिस पर उसके स्वामित्व की छाप हो। अब ये फिर एक कमेंट्स कर रही हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये भी कोई आलोचक लोग हैं, अगर आप उसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं वहां पर। अब शैफालिका इनके चित्र योजना पर के बारे में क्या कह रही हैं? हर दृश्य, हर व्यक्ति, हर ध्वनि को वे बखूबी पकड़ ही नहीं लेते, बल्कि उसका ज्यों का त्यों शब्दों में अंकन भी कर देते हैं, इसीलिए पाठक पर गहन और स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। हर दृश्य, हर व्यक्ति और हर ध्वनि को वो बड़ी बारीकी से जो है पकड़ते हैं और फिर उसे ज्यों का त्यों शब्दों के माध्यम से जो है वो व्यक्त कर देते हैं। ऐसा शैफालिका मैडम का है, चित्र खड़ा कर देना। जैसा कि मैंने आपको जो है पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो कोसी का वर्णन कर रहा था, अभी मैं बता रहा था ना, जहाँ बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे ताड़े बनना, या जो है के जो जंगल है वो है लाखों एकड़ बंध्या भूमि का, ये जो मैं चित्र बता रहा था, ये चित्र खींच रहा है। वहां से आप जो है उसको जो है देख सकते हैं कि वहां बिंब निर्माण करने की उसमें जो है क्षमता है। जहां वो बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे वाली जो बात कह रहा है, वहां पर उसकी जो है वो बिंब योजना जो है बाकायदा जो है प्रशंसनीय है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई ये किस तरह का जो है चित्र हमारे सामने रख रहा है। जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि वर्णन कर रहे हैं कि बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल, ताड़े बनना के बाद एक बड़ा मैदान, डॉट डॉट लाखों एकड़ जमीन, बंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती, बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियां। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वही है मेरी गंज कोठी। ये जो चित्र खींचा है यही उसकी वो है कि उनमें चित्र निर्माण करने की, उनकी भाषा में बिंब निर्माण करने की क्षमता थी, इसीलिए उनका जो बिंब योजना है वो सफल रही है। ये तो एक चित्र है। एक दूसरा है और है जहां वो आपस में जो है जब मेले में वो एक दूसरे से वो कह रहे होते हैं, वहां भी आता है ध्वनि बिंब है, इंद्रिय बिंब है। ये ढाक ढिन्ना 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 ढिन्ना, ये उन्होंने पकड़ा है वहां से, जहां वो देख रहे हैं ना कि आवाज आ रही है, वहां से लिया। आजा आजा आजा, सभी अखाड़े के में आए, काछी और जांगिया चढ़ाया, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सिर से लगाया और अज्जा कहकर मैदान में उतर पड़े। चित्र है, ये चित्र बन रहा है। जहां कहीं ध्वनि बिंब है, कहीं वो जो है नेत्र बिंब है, उसको जो है उन्होंने वाकायदा जो है प्रयोग करके हमारे सामने रखा है। इसलिए बिंब निर्माण की क्षमता की दृष्टि से, चित्र निर्माण की दृष्टि से रेणु जी ने अपने उपन्यास में ऐसे अनेक तरह के सफल चित्र खींचे हैं जो कि उस समय के जो वातावरण है उसको उपस्थित करने में सक्षम है। फिर आता है अलंकार योजना।
अलंकार योजना को आप जानते ही हैं कि भाई मैं अभी आपसे कह रहा था कि गद्य में भी अलंकार का प्रयोग कर देना बहुत मतलब उसको शुष्कता को तोड़ देने के हिसाब से जो है वो सही है। उससे जो है जो नीरसता है वो जो है समाप्त हो जाती है। आप अगर बहुत इस पर ज्यादा, क्योंकि कई बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं कि अलंकार क्या है, वो ना करके मैं सीधा आपको किताब के टेक्स्ट के आधार पर बात कर रहा हूं कि भाई अलंकार मानो एक प्याली का दोस्त था, मानो जानो जनू जहां होते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानो एक प्याली का दोस्त है, ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का परी की तरह थी साहिब की मैम, इंद्रासन की परी की तरह। उपमा है सी सा समान, तुलना समता। कुछ सिंदूरी सी पृष्ठभूमि में गर्दन ऊंची करे, ये जो है ये भी उपमा अलंकार है। तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन गिनाने के लिए उत्प्रेक्षा और उपमा है, अपनी बात क्लियर करने के लिए है कि ये भी मैं समझता हूं कि इसमें ये भी आया है। वो जो है वो उसकी काव्यात्मकता को जो है वो उजागर कर देता है, उसको जो है स्पष्ट कर देता है। अब आइए शैली। अगर वो भाषा शैली शब्द यूज करते, नहीं भी करे तो भी बात बन सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। शैली जो होती है वो जो है स्टाइल होता है। स्टाइल इज द मैन। हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे मेरा है, मैं बोल रहा हूं, मेरा अपना स्टाइल है, आप लोगों का अपना होगा, चलने का, बोलने का, बैठने का, सब एक स्टाइल में ढले हुए लोग होते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। हर आदमी दूसरे की नकल करके ना थोड़ी देर तो रह सकता है उस स्टाइल में, लेकिन परमानेंट नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका स्टाइल ही नहीं है। इसलिए स्टाइल इज द मैन कहा जाता है। हर मैन का, हर आदमी का एक अपना स्टाइल होता है, अपना एक तरीका है, एक ढंग है, जीने का एक स्टाइल है। ये जो है अब इसमें उसकी शैली की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो आपने देखा होगा कि हम शैली की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो ये नहीं होता कि यार ये रचना तो एक ही है, लेकिन इसमें इतनी शैलियां क्यों आ गई हैं, क्या जरूरत थी? जो इतनी एक ही रचना में एक ही तरह की शैली जो है हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। उसका कारण है कि रचनाकार पूरी रचना को ना तो एक ही सिटिंग में लिख देता है, ना ही एक मूड में लिखता है। बस एक बार जैसा मूड बनाया बात लिख करके ही उठूंगा, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं, वातावरण चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, समय चेंज हो जाता है, तो उसके अनुसार उसकी जो विचार हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके जो है ऊहापोह दिमाग में चलता रहता है, उससे परिवर्तन आ जाता है, और उसकी वजह से जो है एक ही रचना में कई तरह की शैलियां हो जाती हैं, क्योंकि एक मूड में लिखी गई रचना नहीं होती वो। अगर आप इस उपन्यास की बात करते हैं तो इस उपन्यास को लोगों ने कहा है कि ये जो उपन्यास जो है ना, इसकी जो शैली है वो फोटोग्राफी की शैली है। फोटोग्राफी की, जैसे फोटो खींचते हैं ना, मैं कह रहा था ना स्वचालित कैमरा है, तो इसको लोगों ने नाम दिया फोटोग्राफी शैली में लिखा गया है। जैसे फोटो खींचते हैं, जैसे हो वैसे ही फोटो में आओगे। ये तो है नहीं कि वो बदल जाएगी, वो वैसी आएगी। तो इसलिए इसको शैली को आलोचकों ने नाम दिया कि मैला आंचल की जो शैली है वो फोटोग्राफी की शैली है। इसके अतिरिक्त अगर आप और इसमें खोजना चाहते हैं तो इसमें वर्णनात्मक शैली है। अभी जो मैं बोल रहा था, कहाँ है वर्णनात्मक शैली? जहां वर्णन करता चला जाता आदमी। जो अभी अभी आपसे मैं बात कर रहा था ना, कौन सी कोसी के किनारे किनारे ताड़े बनना का ये है, वो जंगल है, ये वर्णनात्मक शैली भी है। शैली की दृष्टि से इसमें वर्णनात्मकता है। फिर इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें काव्यात्मक शैली भी है।
काव्यात्मक शैली का मतलब है कि गद्य है लेकिन उसमें जो है काव्य जैसी झलक जो है देखने को मिल रही है। चैत की गोधूली में अपनी तेजी खोकर सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के अंचल में अपना मुंह छिपा लिया है, छिपा लिया। अब इसमें ये सामान्य वो नहीं है, ये जो है संध्या का समय है और जो है कैसे सूरज जो है डूब रहा है उसका ये चित्र खींच रहा है कि जो है चैत की गोधूली, गोधूली होता है शाम का समय, जब सूरज छिपने वाला होता है और अंधेरा आने वाला होता है, वो समय है जब गोधूली में, अगर आप वहां देखेंगे ना, जो अगर आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं वो प्रिय प्रवास, वहां है वो, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तब शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। वो उसी का है कि अब जो है जो कमल, जो सूरज की जो रोशनी है वो पेड़ों के ऊपरी ऊपरी शिखर पर रह गई है, गोधूली का समय है। ब्रज संस्कृति में आप अनेक बार देखेंगे कि गोधूली के समय में भगवान जो है गैयाओं को हाँकते हुए अपने घर वापस आ रहे हैं, वो गोधूली का समय कहलाता है। तो ये काव्यात्मक है, ये कह रहे हैं कि चैत की गोधूली में, यानी चैत के जिस महीने में जो संध्या का समय है उसमें अपनी तेजी खोकर, अपना जो सूरज जो है संध्या के समय दिन में तो पूरा चमकता है, आप देखेंगे कुछ एक महीने बाद तो आप गर्मी में निकल भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपनी तेजी खोकर शाम के समय में हमेशा जो है सूरज अपनी तेजी खोकर के जो है श्याम सलोनी संध्या के अंचल में अपना मुंह छिपा लिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे संध्या जो है मानवीकरण है, ये ओपन, ये एक तरह से जो आपका ये है, इसमें मानवीकरण है, संध्या का मानवीकरण किया गया। श्याम सलोनी संध्या के आंचल में मुंह छिपा लिया है। मोती के सौदागर नभ की स्वत युवान ब्याही बेटी उषा कुमारी, इक्के वाले सूरज के संग हवा हो गई, हिरन हो गई। पति सेवा रत सांझ, सांझ का मतलब है संध्या, पति सेवा रत सांझ, उचकता देख पराया चांद, ललाकर ओट हो गई। संध्या जो है वो जैसे ही चांद निकलता है, संध्या जो है वो समाप्त हो जाती है, वो छिप जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरह का है कि उसके अंचल में वो अपना जो है आंचल में अपना मुंह छिपा लिया, यानी अब जो है सांझ हो गई, पूरा जो है उसमें जो है सूरज जो है वो डूब गया। इसी तरह से लाक्षणिकता है, जो है लाक्षणिकता का अभी मैं आपसे वहां भी बोल रहा था कि जहां लक्षणा शक्ति होती है वहां लाक्षणिकता होती है। अलंकरण है, जहां अभी अलंकारों का प्रयोग है वहां अलंकरण शैली होती है। जहां वार्तालाप हो रहा है, दो पात्र वार्ता कर रहे हैं, उसमें जो है वार्तालाप शैली होती है। जहां व्यंग्यात्मक शैली भी है, जहां व्यंग किया जाता है वहां व्यंग्यात्मक शैली है। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जटा छुड़ाते हैं, थप्पड़ की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आ रहे हैं, व्यंग है ये, इसमें व्यंग्यात्मक शैली है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कई तरह की शैलियों का प्रयोग, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहे हैं, आप बताइए शैली क्या होती है, आप बताइए इसमें फोटोग्राफी की शैली है, आप बताइए कि इस रचनाकार ने एक ही रचना में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग कर दिया है। समय अगर कम है तो ध्यान रखिएगा, इसमें वर्णात्मक शैली है, इसमें काव्यात्मक शैली है, लाक्षणिक है, अलंकारिक है, ये है, और व्यंग्यात्मकता का उदाहरण ये रहा, वर्णात्मकता का ये रहा। किसी एक आध का आप उदाहरण भी दे करके अपनी बात खत्म कर सकते हैं। आइए लक्षणा शक्ति का बात कर रहे थे। पंचों को लकुआ मार गया, पंचों को लकुआ मार गया, क्या क्या मतलब हुआ भाई? पैरालाइज हो गए। लकुआ जब मारा जाता है तो क्या होता है? हिल डुल भी नहीं पाते, बोला नहीं जाता, कुछ नहीं होता। लकुआ मारने पे यही तो होता है, पैरालाइज जो होता है वही तो लकुआ है। ना हाथ उठेगा, ना पैर उठेंगे, ना आंखें भी ऐसी हो जाती हैं बिल्कुल टेढ़ी, जैसे मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, जीभ भी जो है एक तरफ को भाग जाती है, जो बीच में है ना वो एक तरफ को सक जाएगी लकवा मारते ही। पंचों को लकवा मार गया, यानी सबके सब चुप हो गए, बोल ही नहीं रहे, बोल नहीं फूट रहा। लकवा मारने पे बोल नहीं फूटता ना, जैसे ऐसे वो कह रहा है कि ये लक्षण शक्ति है, लकवा मारने का अर्थ है ये।
पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, पलक मारते ही क्या से कि बदल जाना, पलक मारते ही क्या से क्या हो गया। तो इतनी देर से आप भी जो है मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको सुन रहा हूं, क्या हो गया, हजार लाखों बार पलक मारी है, बदल गई दुनिया। लेकिन पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, यानी चीजें बदल गईं, ये है इसका अर्थ। ना कि जो है उसका है पलक मारने का अर्थ है कि अपनी पलकें जो है ऊपर नीचे करना, पर ये अर्थ नहीं लग रहा है। अर्थ जो है वो ले लग रहा है कि जो है चीजें बदल गई। चाहता हूं फिर रीसेट हो आपका ये टाइम टेबल, वो जो टॉपिक छूट गया है या ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं और थोड़ा बोल दूं आपको। मुहावरों का प्रयोग बता चुका हूं, मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, होने से क्या इस पे असर पड़ता है, ये मैं अभी पहले बोल चुका हूं। हम कूप के बैंग हैं, कुएं के बैंगन। दादा आदम का जमाना, दादा आदम का जमाना पता नहीं पुराना ही जमाना होगा, आदम और ईव का, यानी बहुत पुराना। अपना मुंह छिपा लिया, मुहावरे ये मुंह छिपाना जो है। पंचों के ऊपर हवाइयां उड़ रही हैं, हवाइयां उड़ना जो है मुहावरा है। काक भुसुंडी उनके कान में मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ना। कान भरने के लिए सिंह जी कहते हैं, कान भरना, ये सब के सब जो है वो मुहावरे हैं जिनका प्रयोग इस रचना में बाकायदा जो है किया गया है। इस रचना के माध्यम से ये आप जो है देख सकते हैं कि इसमें ये बातें जो है इसमें आई है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि मैला आंचल का जो शिल्प है वो एक अच्छा शिल्प है। उसके अंतर्गत जो प्रमुखता है वो वही रही है जो कि वहां आपको मिलती है, प्रांतीयता का असर है। सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, आपको इसलिए बोल करके भी मैंने सुनाया कि आपको ये रहे कि आलोचक लोग भी ऐसा ही मानते हैं जैसा मैं बोल रहा हूं। अब आइए, आपको ना वो ये ना कह दे कि भाई इसकी समस्याओं पर विचार करो। जैसे मैंने पहले दिन बोला था, 3-4 प्रश्नों का एक ही जवाब था, 3 का। इसका यथार्थ बताइए, इसका जो है समस्याएं बताइए, और इसका जो है क्या कहते हैं भोगा हुआ यथार्थ या इसकी संवेदना बताइए, क्या है इसकी। अगर वो यूं ही कह दे कि इसकी संवेदना बताइए, तब क्या करोगे, फिर नए सिरे से पढ़ोगे? नहीं, मैटर वही है, उसको ट्विस्ट करना है बस। नंबर 1 बात, अगर वो कहता है कि इसकी जो है समस्या बताइए, तो आप पहले मैंने आपको वो बता दिया कि कैसे इसको वो कहोगे कि आंचलिक उपन्यास की दृष्टि से इसकी इसमें ये विशेषता है। अब बात कर रहा हूं मैं कि इसकी अगर इसी चीज को आपको समस्या के रूप में लिखना है, इन्हीं बातों को, तो कैसे होगा? आपका हेडिंग बदल जाएगा, आप कहेंगे भौगोलिक स्थिति की समस्या। आंचलिक प्रदेश जो होते हैं, मेरीगंज गांव जो है, लाखों एकड़ बंदिया बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे खजूर के पेड़ों ताड़ बनना और खजूर के पेड़ों से आगे जाकर के इतनी एकड़, लाखों एकड़ धरती बंदिया भूमि है। ये प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस प्रदेश के पिछड़ेपन में जो पहली समस्या है वो भौगोलिक स्थिति है कि वहां तक कोई जो है वो आने जाने के साधन ही नहीं है। आप ऐसे पैदल जाएंगे, ऐसे जंगल को पार करते हुए जो है वहां पर जाएंगे। पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इसलिए वहां पर कोई तरक्की नहीं है। आजादी के बाद तक जो है अब आकर के वहां मलेरिया सेंटर खुल रहा है। तो भौगोलिक स्थिति की समस्या है। मैला आंचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पर पहुंचना बहुत कठिन है।
आपको ऐसे जो है जाना पड़ता है। आप उस बात को कहेंगे कि देखो ना कैसी भौगोलिक स्थिति है कि बूढ़ी कोसी के किनारे किनारे पहले जाओ, फिर खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल आएगा, फिर ताड़े बनना और ये आएगा, फिर लाखों एकड़ जमीन बंध्या भूमि, बंजर भूमि जो है सामने आएगी, फिर जो उसमें दूब तक नहीं होती है, फिर बालू आ जाएगी, कहीं कहीं पेड़ की झाड़ियां हैं, फिर और 1-2 कोस चलने के बाद जाकर के फिर जो है काला जंगल आ जाएगा, वहां पर जो है मेरीगंज गांव। ये क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं? और पिछड़ेपन के लिए और क्या जरूरत थी? बताइए जरूरत है इसमें। तो आप यही बताइए कि इस प्रदेश की जो मूल समस्या है वो है भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर वो समस्या पूछ रहा है तो अगर मान लो वो ये कह देता कि नहीं जी इसकी संवेदना पर विचार करो, तो फिर आप ये कहेंगे कि इसकी संवेदना का निर्माण किसी एक समस्या से नहीं हुआ है। इसकी उपन्यास की संवेदनाओं के निर्माण में बहुत से आयाम हैं जो इसकी संवेदना का निर्माण करते हैं, जो इसकी संवेदना को प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं। और अगर वो कह दे इसका उद्देश्य बताओ, तब क्या करोगे? तब भी बात यही होगी कि खराब भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालना। तब ये प्रकाश डालना हो जाएगा उद्देश्य। लेखक का उद्देश्य है वो बताना चाहता है कि मेरीगंज आखिर ऐसा कमजोर गांव रह कैसे गया, इतना पिछड़ा गांव रह कैसे गया। उसका कारण है ये जो उसकी भौगोलिक स्थिति खराब है, इसको लेखक बताना चाहता है। ये है उसका उद्देश्य कि इसलिए ये खराब है। जैसा सवाल उसी के अनुसार जवाब, मैटर वही जो एक बार बताया गया है। आपको सिर्फ अपनी जो भाषा है उसको थोड़ा सा प्रश्न के अनुसार ट्विस्ट करना है। मैटर वही है, वही लाखों एकड़ बूढ़ी कोसी और किनारे। जैसा पूछे उसके अनुसार उसका जवाब वही बना देना कि ये है, इस वजह से ये है, इस पर प्रकाश डालना उद्देश्य है, पिछड़ेपन का कारण ये है, ये बताना जो है उसका उद्देश्य है। आइए दूसरी बात करते हैं, और वो मैंने बताया था आपको, मैंने बोला था सामाजिक जीवन में उपेक्षित नारी। अब अगर वो कहता है कि इसकी समस्या बताइए तो ये बन जाएगा नारी उत्पीड़न की समस्या। उपन्यास में नारी उत्पीड़न की समस्या का वो डाला गया है, प्रकाश डाला गया है कि वहां पर जो मेरीगंज गांव है, जो वो जगह है, वहां पर नारी की स्थिति जो है कैसी है। उसको तो समाज में जो है पुरुष के समकक्ष जो है गिना ही नहीं जा रहा, वो तो जंगल झाड़ की तरह से है। उसका तो कोई बात नहीं, अगर वो दवा दारू नहीं भी मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। तो समाज में नारी की स्थिति जो है, उस जो समाज का मेरुदंड है स्त्री, उसकी समाज में, वहां के समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वहां के लोगों की सोच ये थी कि अरे हुजूर लड़की जात है, बिना दवा दारू के ही आराम आ जाएगा। तब आप अपनी बात को ऐसे कहेंगे। सिर्फ कहने का तरीका भले बदलेगा, उदाहरण में कोई बदलाव नहीं आएगा। तब आप इसे उसकी समस्या बता देंगे। अगर मान लो वो ये कह देता है कि नहीं जी इसके जो है उद्देश्य बताओ, तो नारी की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालना। स्थिति वही है, नारी भी वही है, चीजें भी वही है, उदाहरण भी वही है। बस आपको पॉइंट का आंसर को, उसका जो हेडिंग है उसको बदल करके ये कर देना है कि नारी की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालना भी एक उद्देश्य है इस रचना का। रेणु जी की जो रचना आप पढ़ते हैं उसमें एक उद्देश्य ये भी है कि नारी की स्थिति बढ़िया नहीं थी। एक जगह और भी अगर वो बात आती है, वो जो है अपने दीर्घतया में वो कहते हैं, दीर्घतया उपन्यास में, उन्हीं का उपन्यास है जो मैं कह रहा था कि इस तरह का नहीं लिख पाए। रेणु जी का एक उपन्यास है दीर्घतया, उसमें वो कहते हैं नारी पुरुष का चमड़े का पोर्टफोलियो बैग है, जब चाहता है खोलता है, जब
और खोलता है, बंद करता है। जैसे बैग को जब चाहो खोलो, बंद करो, खोलो, कोई रोकेगा आपको? नहीं। उसी को वो कह रहे हैं कि वो पोर्टफोलियो बैग की तरह से पुरुष जिसके इतने अधीन है। ये है समस्या वहां की। इस पर प्रकाश डालना चाहता है। ये है वहां की जो है समस्या। ये है रचनाकार का उद्देश्य कि आखिर वो है क्या स्थिति वहां। एक और जगह वो कहते हैं, एक बाप के 3 बेटे में से एक मर खप गया, मर खप कर 2 भाई रहे, तो तीसरे ने बहू संभत कर ली। 3 थे, एक बाप के 3 बेटे थे, उनमें से मर खप कर 2 रह गए, 2 भाई रहे, दोनों ने बांट लिया। ये है समस्या। इसको रेणु जी कहना चाहते हैं कि समाज कितना पिछड़ा हुआ है और उसमें नारी की स्थिति क्या है, इतनी खराब। ये कहना चाहते हैं। क्या पूछता है, आप जवाब उस हिसाब से देंगे। मैं आपको तीनों तरह से बता रहा हूं, इसीलिए बात वही है, उदाहरण वही है, चीजें वही हैं, नाम वही है, बस एक ही चीज है जो बदलेगी। वो क्या पूछता है उसके अनुसार आपको जवाब देना है। मैटर वही है, क्या कहा है, कैसे कहा तो मैंने बोल दिया। रचना में क्या कहा है उसी को मैं ट्विस्ट कर रहा हूं आपके सामने, देखो। क्योंकि क्या कहा है ये मैं तो बदल नहीं सकता, जो कहा है वो कहा है, मैं थोड़ी उसे चेंज कर दूंगा। मैं तो उसी में से बात निकाल करके आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको आप जो है घुमाएंगे। आइए तीसरी बात है, वो है मठों की स्थिति। जब मैंने वहां पर विचार किया था तो आपको बताया था कि वहां पर जो मठों का या धार्मिक जो जीवन है, धार्मिक स्थिति है, वो कैसी थी। अब यहीं पर आ जाएगा धार्मिक भ्रष्टाचार की समस्या पर प्रकाश डालना। अगर वो कहता है इसमें इसका प्रतिपाद्य बताओ तो जो है धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालना। अगर वो कहता है समस्या बताओ, धार्मिक भ्रष्टाचार की समस्या। उद्देश्य बताओ, धार्मिक भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना। जैसे वो पूछेगा आप अपने उसको उसी हिसाब से बदल देंगे। फिर वही बात है, फिर वही चीजें हैं, लक्ष्मी है, सेवादास है, सब वही हैं, बालदेव जी हैं, सब एक ही उसको जो है मठों में होते हुए भी उनकी स्थिति इतनी खराब है कि सब लोग जो है उसी को जो है वो प्रेम करते हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाती, नागा बाबा तक उससे प्रेम करते हैं। तो ये स्थिति है, इसको भी ऐसे ही आप जो है करोगे। अब मैंने एक बताया था कि सामाजिक जो है अंधविश्वास, जो जीवन है, जो क्या कहते हैं आंचलिक जीवन जो है, उसमें सामाजिक अंधविश्वास, राजनीतिक विचार, ये सब मूल्य रखते हैं। तो अगर उस पहले मैंने बताया सामाजिक अंधविश्वास वहां के जीवन में थे। अब जो है दूसरी बात आ गई कि उसमें अंधविश्वास की समस्या। अगर वो समस्या पूछता है, समाज इतने अंधविश्वासों में डूबा हुआ था, इस समस्या पर लेखक प्रकाश डालना चाहता है कि समाज इतना जो है वो हो रखा कि वो समझ ही नहीं रहा कि विलायती दवा में खून मिला रहता है, इसलिए इसको जो है ये कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इतना पिछड़ा हुआ, इतना रूढ़िवादी समाज है, अंधविश्वासी समाज है। बालदेव जी तो बहुत बार भूत को अपनी आंखों से देखा है। भैंस के पीछे पीछे खैनी तंबाकू मांगता है भूत, डाकिन के पैर पांव उल्टा होता है, भूत प्रेत झूठ। तब फिर कमला किनारे कोठी के जंगल के पास रात को भक्त से राक्षस के, ये कौन कह रहा है? तो ये जो स्थिति है, ये है रूढ़िवादिता। अगर वो कहता है किस चीज पर उद्देश्य क्या है, रूढ़िवादिता पर प्रकाश डालना। समाज कितना रूढ़ियों में जो है फंसा हुआ था, इसको भी उसने उजागर किया है। तीनों तरह से, चारों तरह से उसका जो है जवाब दिया जा सकता है। अब है जो समस्या है प्रेम प्रसंग। मैंने कहा था कि जो उस तरह का समाज होता है उसमें इस तरह का भी वर्णन जो है होता है, तो रोमांस के प्रसंगों को भी उसमें रखा जाता है। तो आप समस्या के रूप में जो है कह सकते हैं कि अनैतिक जो है काम व्यापार की समस्या, अनैतिक काम व्यापार हो रहा है,
सब एक दूसरे से, सेवादास भी जो है लक्ष्मी पर ललायित है, नरसिंह जी भी लक्ष्मी पर ललायित है, नागा बाबा भी लक्ष्मी पर ललायित है, रामदास भी लक्ष्मी पर ललायित है, बालदेव जी भी लक्ष्मी कुछ कहा चाहते हैं, प्रशांत जो है कमला को चाहता है, टुनटुन जी मंगला देवी को वो चाहते हैं, पैटम जी जो है जो दूसरे पात्र हैं वो भी इस तरह से एक दूसरे पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। अगर मैं कहूं तो लगता है कि जैसे कि गांव में जैसे कि बड़ा प्रेम व्यापार की बड़ी ऐसी समस्या है कि अगर ये नहीं होगी तो बात जो है वो नहीं बन पाएगी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप देखेंगे कि जो उपन्यास में है वो जो है सामने आती हैं। अब ये इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो वो आता है जातिवाद। राजनीतिक जीवन में जातिवाद, मैंने वहां बताया था आपको कि शायद जातिवाद की समस्या या राजनीतिक जीवन, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक जीवन उसके महिला उपन्यास के अंग हैं। तो राजनीतिक जीवन में जो है आप ये बताएंगे कि वहां पर ना जो राजनीतिक जाति पर आधारित राजनीति की समस्या, इस पर भी बताना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जाति पर आधारित जो है वो राजनीति की जो है वो समस्या है, इसको जो है वो देखना चाहते हैं कि भाई क्या है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी जातियों का जो है वो हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें पोलिया टोली है, तनविमा टोली है, गहलोत टोली है, कुर्मी छत्री टोली है, अमात्य ब्राह्मण टोली है, धनुधारी छत्री टोली है, कुशवाहा छत्री टोली है, रैदास टोली है, दुसाद टोली है, पछिहारी टोली है, गुवर टोली है, कोहरी टोली है। सारा का सारा गांव इतनी टोलियों में बटा हुआ है। तो राजनीतिक जो जाति पर आधारित राजनीतिक समस्या यहाँ पर उभारी गई है कि कैसे जो है वहां का जो है राजनीतिक जीवन जो है वो समस्या पर आधारित है। वहां का राजनीतिक जीवन जो है वो इस समस्या पर आधारित है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सामंती उत्पीड़न की समस्या एक और समस्या है, एक और जो है उसका प्रतिपाद्य हो सकता है। ये एक उसकी संवेदना हो सकती है जो पहले मैंने बोला, जाति से संबंधित विचार या जाति पर आधारित राजनीति की समस्या, ये सामंती उत्पीड़न की समस्या, ये ऐसी चीजें हैं जो कि उसमें जो है आपको देखने को मिलेंगी। जो मैंने आपको जो बोला है उसमें जो है ये सब चीजें जो है आएंगी। बेजमीन आदमी नहीं, वह तो जानवर है। अब ये जमींदारों का वो है कि जमींदारों का इतना वो आतंक है कि जो है ना बेजमीन आदमी तो को आदमी नहीं मान सकते। ये उनकी जो है समस्या है। फिर एक जगह और वो कहते हैं जिसने तहरीर खड़ा करवा दिया, पांव के अंगूठे से लेकर जांघ तक मोटे मोटे जौ घुंघरू की तरह लटक जाते थे। जमींदार लोग किस तरह से उनको जो है इस्तेमाल करते थे। जो वहां के लोग थे उनको अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उनको उनके जो है जोक वगैरह उनके पैरों से लगा देते थे। ये भी जो है वो वहां की जो है एक समस्या है। इस तरह से जो सामाजिक लोक विश्वासों की समस्या या सामाजिक जीवन में लोक विश्वास, ये भी उनकी एक जो है वो क्या कहते हैं क्या कहेंगे उसे, उनकी प्रतिपाद्य हो सकता है इस रचना का। वो भी एक है कि भाई लोक विश्वास ऐसे ही थे। वहां पर लोक जीवन में तरह तरह के विश्वास जो है प्रचलित होते थे, उनसे भी ये समाज जो है जुड़ा रहता था और ये समाज को जो है एक अच्छी हेल्दी जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है इनसे। तो वही जो अभी मैंने बताया जाट जट्टन का खेल, आज परिणिमा है कल बरखा, पहले मैं इसको भूल चुका हूं। ये जो है विदापद नाच जो है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो उसकी मूल संवेदना का निर्माण करने में सहायक होंगी। यही जो है सबकी सब जो है उसके मूल निर्माण करने में सहायक है। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा और अगर वो कहता है संवेदना, तो लोक संस्कृति पर बात कर सकते हैं। अगर समस्याएं, तो इतनी मैंने समस्याएं बताई, उन पर बात करेंगे। उन समस्याओं पर प्रकाश डालना ही रचनाकार का उद्देश्य है।
ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर 1% वो ये कह दे कि भाई जो है ना कि इसमें ग्रामीण जीवन में चेतना क्या आ गई, तो इसमें ग्रामीण जीवन में चेतना ये आई कि डॉक्टर का आना, डॉक्टर गांव में आया, मलेरिया सेंटर का खुलना, किसान को दफा 40 की जानकारी होना, चरखा सेंटर खुलना, राजनीतिक दलों की सहायता से जनता को अपने अधिकारों का पता चलना, हलवाहा हल चलाने से मना करना, गोनाय हलवाया हल चलाने वाला है, हलवाहा है गोनाय, वो जो है हल चलाने से मना कर देता है जमींदार को। हलवा गोनाय तमता कल से हल जोतने नहीं आता है, कहता है पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिए तो हल उठावेंगे। ये है नई चेतना कि जो जमींदार के आगे बोलते तक नहीं थे, अब वो जो है क्या है, वो जो है हल चलाने से मना कर रहे हैं। ग्रामीण जीवन में अब नई जागृति आ रही है, अब नई जो वो क्या कहते हैं चेतना है, वो अब जो है जन्म ले रही है। गुरुओं का विरोध, अब जो मठों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो जो है उसका जो है विरोध होने लगता है। कालीचरण नागा बाबा को मार मार करके वहां से जो है वो भगा देते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद जो है लक्ष्मी दासी जो है वो इतना विरोध करती है कि आप देखेंगे कि किस तरह से वो बोलती है, जिसमें लैंग्वेज है वो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। वो रामदास को साफ शब्दों में गाली देते हुए कहती है चुप कुत्ता, कहते हुए हाथ छुड़ाकर रामदास के मुंह पर थप्पड़ लगाती है। ये बोलती है जो लक्ष्मी दासी इतने लंबे समय से चुपचाप सब कुछ सह रही थी, अब गांव में वहां जो है चेतना आ रही है, वो विरोध करने लग जाती है। नागा बाबा को लोग अब धार्मिक मठों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उससे दबाव वो देने लग जाते हैं। ये नई चेतना है, ये नई वो है। नागा बाबा की सब दाढ़ी फाड़ी सब उखाड़ देते हैं, गांव के लोग उसे मार करके भगा देते हैं। अब धीरे धीरे राजनीतिक दलों ने भी अपने गांव में चेतना पैदा कर दी है कि बहुत से गरीबों और मजदूरों की आंखें कालीचरण अब खोल देता है। वहां भी ग्रामीण जीवन में भी चेतना जो है वो आ रही है कि जो अमीर लोग हैं, सैकड़ों बीघे जमीन वालों के पास पैसा है और गरीबों को वो खरीद कर उनके जरिए जो है आपस में उनको जो है लड़ाते रहते हैं। ये विचार भी वहां पर आ रहा है। इस तरह से आप ये देखेंगे कि वहां में ग्रामीण जीवन में धीरे धीरे चेतना जो है वो पनप रही है, बदलाव आ रहा है, बदलाव के स्वर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यही बात खत्म करता हूं। अब आपको पूछना है तो पूछिए। हेलो 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 हाँ जी सर, तो आपने सुबह पॉइंट लिखवाए थे जी मैंने, और बाद में हाँ सर, वो सब कुछ पॉइंट मैच करते हैं, मतलब एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं वो नहीं, जो मैं वही आपने सुना नहीं, जो मैं थोड़ा चाहता था कि पता नहीं ये रीशेड्यूल हो ना हो विषय, तो इसलिए मैं अभी उसको थोड़ा तेजी से मैं बोला, इसलिए बोला कि ताकि आपको ये रहे कि जो मैंने पॉइंट लिखवाए थे ना आप लोगों को कि भाई ये जो क्या कहते हैं आंचलिक उपन्यास, मैला आंचल की आंचलिक उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, ये मैंने आपको उन्हीं पॉइंटों को मैंने ट्विस्ट करके थोड़ा सा चेंज करके उनकी लैंग्वेज बदल के ये बताया कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वही बात जो वो बातें हैं वही उसमें आ जाएंगी। मान लो समस्या की बात है कि भाई मैला आंचल जो है मैं जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो उसकी प्रांतीयता है, वो वहां की भौगोलिक स्थिति है कि वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। उसमें नारी उत्पीड़न की समस्या है, किस तरह से वहां पर समाज में नारी, तो उन्हीं बातों को जो मैंने पहले डिस्कस की थी, उनको क्या सवाल आपसे पूछता है वो एग्जाम में, उसके हिसाब से आप बातों को उस तरह से मोड़ कर देंगे जैसे मैंने कर दी। और कुछ? थैंक यू सर। थैंक यू बेटे।